अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त एक दफा फिर सियासत के मैदान में हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज हैपनिंग अहेड ऑफ द सीएम पंजाब इलेक्शंस, जिसके ऊपर नजर है जी सबकी, और यकीनन तख्ते लाहौर के हवाले से कहा जाता है कि यही सियासत में एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करता है। जिसके नाम तख्ते लाहौर होता है उसी की एक तरह से लेजिटिमेसी मानी जाती है फॉर मेकिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नंबर गेम यकीनन इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद पीटीआई के हक में है, लेकिन कल हमने देखा कि पीटीआई के मुख्तलिफ अराकीन में, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने ये कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग अहेड ऑफ दिस इलेक्शंस इज नाउ फुल स्विंग में नजर आ रही है। और खास तौर पे पीडीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सीएम का इलेक्शन नहीं बल्कि इमरान खान साहब को पीटीआई के नैरेटिव को मात देना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसमें एक और सिनेरियो ये बन रहा है कि इस वक्त बारिश की इतलात के मुताबिक कराची में होने वाले यानी सिंध में होने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन सीएम पंजाब के इलेक्शन पे इतना जोर है कि कहा जाता है कि एक दफा फिर सिंध हाउस जैसा माहौल इस वक्त लाहौर में है। मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनमें फ्लोर्स और रूम्स भर लिए गए हैं। कई एमपीएज पंजाब के खासतौर पर पीटीआई के साथ जिनका ताल्लुक है या जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको एक तरह से प्रेशराइजिंग कॉल्स आ रही हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि 30 से 50 करोड़ तक रुपए ऑफर किए जा रहे हैं एमपीएस को। और इस वक्त जी मुबैना तौर पे चौधरी मसूद साहब जो कि पीटीआई के एमपीए हैं वो 40 करोड़ रुपए लेकर मुल्क से फरार यानी तुर्की पहुंच चुके हैं ताकि उनको सीएम के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही ना करना पड़े। ये बड़ी एक डेंजरस सूरत हाल है और यकीनन अवाम का मैंडेट है। हमने देखा 57% लोग वोटर टर्नआउट था इन इंतखाबात में, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वोट को इज्जत दी जा रही है और नोट को इज्जत मिल रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में क्या कहा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। उन्होंने कहा कि जी पहले पिछली दफा हमने देखा था सिंध हाउस में 5 से 15 करोड़ ऑफर हो रहे थे, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि ये रेट तकरीबन 30 से 50 करोड़ पे पहुंच गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे रहीम से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाजा लगाएं कि एमपीएस को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। कोई मसला ही नहीं है एमपीएस को खरीदना, कोई मसला ही नहीं उन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है उठा के इधर से उधर ले जाना। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। हम ये मुतालबा करते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी करे। जी जनाब, डिटेल इंक्वायरी करे। और इसी के साथ साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर साहब जिनके एक बयान को लेकर उन्होंने काफी आवाज बुलंद की कि जी 5 एमपीएस के बारे में कहा जा रहा है, उनका इधर से उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस कोर्ट को बकायदा, इस स्टेटमेंट को बकायदा लेते हुए प्रोब कर रहे हैं वो अदलिया को पाकिस्तान की कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जी डिमांड किया कुछ अराकीन की, सीनियर लोगों के नाम लेके, जिसमें को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, अता तारर साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि इनके ऊपर पीटीआई की तरफ से ये इल्जाम है कि ये ऑफर्स इनकी तरफ से हो रही हैं। इसका जवाब देते हुए अता तारर साहब ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। ये चौधरी मसूद जो पीटीआई के लियाकतपुर से एमपीए हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है, ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर। फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे।
जी जनाब, सो उन्होंने कहा जी 3 अप्रैल को चौधरी मसूद साहब इस्तीफा देके ऑलरेडी जा चुके थे, लेकिन महंगाई का आलम यह है कि रेट हम देखते हैं बढ़ता चला जा रहा है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं देख रही थी कि फवाद चौधरी साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने 30 से 40 करोड़ का जिक्र किया, लेकिन जब तक ये मुख्तलिफ चैनल्स के न्यूज एंकर्स ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने 10 करोड़ अपनी तरह से बढ़ा दिए। उन्होंने कहा जी अप टू 50 करोड़ ऑफर हो रहा है। तो महंगाई का ये आलम है कि हम भी इसमें हिस्सा कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। खैर जी, महंगाई का ये तूफान आम आदमी के लिए बहुत मुख्तलिफ है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है डॉलर अपनी लोएस्ट, यानी अगर हम बात करें रुपए की कदर इस वक्त अपने लोएस्ट पे है, डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है और ऐसा लगता है कि हम पलक झपकते नहीं है। सुबह इस प्रोग्राम में हम आपको जो रेट्स कोट करते हैं बाय द टाइम ये प्रोग्राम खत्म होता है रेट बदल जाते हैं। तो इस वक्त जी अगर आप इंटर बैंक की बात करें तो तकरीबन 227 के ऊपर ये बात जा चुकी है और अगर आप वेस्टर्न यूनियन वगैरह से लेते हैं तो यू विल गेट इट फॉर एटलीस्ट 245 रुपीज। और ब्लैक मार्केट की भी लोग रेट कोट कर रहे हो तो उन्होंने कहा जी वहां पे तो 250 की बात की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस कम तो हुई हैं लेकिन फिर भी 226 रुपए लीटर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली के नर्ख और फिर आप सोच सकते हैं कि तमाम ही चीजों की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने वाली हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुलेरी साहब जो कि सोशल पॉलिसी एनालिस्ट हैं, डेवलपर हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब भी मौजूद हैं जिनका 10 सालों का मईशत का और रिसर्च का तजुर्बा है और गुज़िश्ता हुकूमत में वो एज एन एडवाइजर भी रह चुके हैं टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का और मौजूदगी का। सबसे पहले अगर मुजम्मिल साहब गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, ये सिर्फ महंगाई की वजह से रेट 40-50 करोड़ तक चले गए हैं या आपको लगता है कि कानून के खजाने इस वक्त खोल दिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि सीएम शिप बरकरार रहे? क्या कहेंगे आप? देखें, महंगाई मतलब वो एनपीए की महंगाई के लिए महंगाई की वजह से नहीं हुआ कि ये जो पंजाब हुकूमत है इसका 3,500 अरब रुपए बजट है। सही। तो मतलब इतना खजाना है वहाँ पे, इतना पैसा है वहाँ पे कि अगर कोई 10-15 एमपीए 50-50 करोड़ के ले भी लिए तो 4-5 अरब रुपए खर्च करके 3,000-3,500 अरब रुपए के बजट के ऊपर बैठ जाएंगे। उस पर अपने हिसाब से फिर जिस तरह करना हो कर लेंगे। तो यही फॉर्मूला है जो हमारे सिंध के साथियों ने जो है सिखाया उनको कि 2-4-5 अरब रुपए वो भी आपने थोड़ी देने हैं, वहां से आपने खर्च करने दे और हुकूमत पे बैठ जाए और उसके बाद फिर जो है जिस तरीके से हुकूमत चलानी है चलाए। अब आपको याद होगा से हुआ जो उसमें यही बात हुई थी कि रकम चली है 20 से 25 करोड़ पे, तो वो 20 से 25 मुनरिफ किए जा रहे थे, तो वो 5 अरब रुपए खर्च करके किसी ने, और यही सवाल उठा था कि क्या पाकिस्तान सस्ता मुल्क है, कोई भी आके 2-4-5 अरब खर्च करके एक चलती हुई हुकूमत को चलता करता है और वो जो है फिर उस चलती हुई हुकूमत को चलता करने के बाद हुकूमत में बैठ के कब्जा करके अपनी मनमानी करता है। तो आपके सामने जब वफाकी हुकूमत खत्म हुई इमरान खान की, आबिद साहब से एक सवाल करना चाहूंगी मुजम्मिल साहब, देन आई विल कम बैक टू यू। आबिद साहब, एज एन इंडिपेंडेंट सोशल पॉलिसी प्रैक्टिशनर, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, इस वक्त हमने देखा कि ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पीडीएम के लिए इसलिए थी क्योंकि उनको खदशात थे कि इमरान खान साहब की रजीम, इनकी हुकूमत मईशत को संभाल नहीं रही है बल्कि मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो रही है। लेकिन ये 3 माह में जो हमने डॉलर की ऊंची उड़ान देखी है, बिजली के नर्ख ऊपर जा रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, क्या वाकई इस मौजूदा सेटअप के पास कोई ऑप्शंस, कोई मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं है इस हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए सिद्रा, मैकेनिज्म जो है वो यही है कि आप टाइमली डिसीजन लेना शुरू करें। अगर टाइमली डिसीजन नहीं होते, एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ इनडिसाइसिवनेस है, तो ये एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है इकोनॉमी के लिए। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस दिन हुआ था उसके फौरी तौर पे आईएमएफ का प्रोग्राम रिज्यूम कर लिया जाता तो रुपया शायद अभी 185 रुपीज पर डॉलर होता। ये 227 वाली जो स्टोरी है ये हम ना सुन रहे होते। जाहिर है कि इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ है, लेकिन कुछ हमारे पॉलिसी मेजर्स ऐसे हैं जो कि अगर टाइम पे कर लिए जाते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। इसी तरीके से जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 24 अप्रैल को फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो वाशिंगटन जाते हैं और जाके आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को यकीन दहानी कराते हैं कि वो वापस आते ही एनर्जी सब्सिडीज रोल बैक कर लेंगे। तो आईएमएफ इसको बहुत सीरियस लेता है। यानी आईएमएफ के बोर्ड जिसके पास आपका केस प्रेजेंट होना है, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर जाके जब बजाते खुद एक एश्योरेंस दे रहे हैं और फिर उसको
कई हफ्तों तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अप्रैल से लेके जून तक, 15 जून तक, तो उसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो तो मुतासर होती है। और यही 2-3 चीजें हैं जो कि आपकी बैन अवी साख, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और आपके बाकी तमाम चीजों पे इम्पैक्ट होती है, और इसका क्यूमुलेटिव असर वो है जो कि हम आज देख रहे हैं। सर, लेकिन इसकी बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड जो एक वजाहत मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश की, उन्होंने कहा जी ट्रेडिंग नहीं हो रही इसलिए डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है और पूरी दुनिया में यही हाल है। हालांकि यही वो इल्जामात है जो गुज़िश्ता रजीम पे लगते थे, हालांकि वो तो कोविड के 2-2.5 साल भी उसमें इंक्लूडेड थे। एंड एट दैट टाइम वी इवन सॉ कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स वर एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है जी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं हो रही थी और हेल्थ हैजर्ड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कई और चीजें इंपोर्ट करनी पड़ी, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल और गुज़िश्ता 3.5 साल को आप कैसे कंपेयर करेंगे आबिद साहब? ये गुज़श्ता 3.5 साल में जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी, एक तो डिमांड जो थी वो भी कम हुई दुनिया में। हमें मानना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो थी वो भी हिस्टोरिक लो पे चली गई थी। फिर पूरी तौर पे जो IMF ने एक SDR दिए थे, अपने कुछ उन्होंने एक्सटर्नल फंडिंग दी थी ममालिक को कोविड से निपटने के लिए, इमरजेंसी असिस्टेंस की, पाकिस्तान को भी वो मिले थे। तो वो फैक्टर जो थे वो थोड़े से अलहदा थे। इस वक्त अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहता, अगर इस तरह से पैनिक क्रिएट ना किया जा रहा होता, स्पेशली हमने देखा कि अप्रैल में कहना शुरू कर दिया गया था कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $22 अरब तक जा पहुंचेगा। हालांकि उस पर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उससे बहुत कम था, लेकिन चूंकि एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया था कि 30 जून को पाकिस्तान जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफॉल्ट के करीब जा चुका होगा, तो पैनिक तो वहां से स्टार्ट हो गया। सर, पैनिक अब उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा, आपने जिस तरह से कहा कि एक तो इकोनॉमी एंड देन देयर इज पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन सब ग्राउंड रियलिटीज के बावजूद मौजूदा सेटअप कहता है कि जी हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इस मुद्दत का पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारी मईशत और एक आम आदमी को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मुद्दत का तो मुझे नहीं पता, इद्दत पूरी कर लेंगे। आपको पता है ना इद्दत का पीरियड कितना होता है? 3 महीने कुछ हो गए, 4 महीने पे खत्म हो जाती है, तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर मुद्दत पूरी करने गए तो फिर हम और आप शायद नजर नहीं आएंगे जो हालात उन्होंने कर दिए हैं। अब आप कल आप इतना डॉलर पे बात कर रही हैं, तो 1 मिनट के लिए हम उस पर करते हैं कि 208 रुपए था जुम्मे के दिन डॉलर का रेट, और ये जो है 225 रुपए कल। वैसे तो फर्जी रेट है, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं, यानी कि दरामद करते हैं, बरामद करते हैं, बैंक्स जो है उनको डॉलर जो है कल सुना है 240 तक काम हुआ है, लेकिन एग्जैजुरेटेड है ये। कुछ लोगों ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के भी बोला है, लेकिन 230 की तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको सही कि अगर किसी की बाहर से कोई LC आई हुई है और उसने उसकी पेमेंट करनी है तो बैंकों ने उसको 230 रुपए में मिल दिया। ये उस वक्त माहौल होता है जब आपकी रेट खत्म हो जाती है, आपके कंट्रोल्स खत्म हो जाते हैं। आप श्रीलंका की एग्जांपल लें कि श्रीलंका में उनका ऑफिशियल रेट था जब उनका क्राइसिस शुरू हुआ तो 180 रुपए या 220 रुपए था, और जिनको कंपनियों को जब डॉलर चाहिए होते थे या मार्केट से वो ले रहे थे 320 रुपए में। तो यही एग्जैक्टली हालात जो है हम देख रहे हैं कि मतलब स्टेट बैंक का रेट है 225 रुपए, और आप जब लेने जा रहे हैं तो आपको मिल नहीं रहा बैंक से, और बैंकों को मना कर दिया गया है कि अगर कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो पहले बैंक को दरखास्त दें। बैंक स्टेट बैंक को दरखास्त देगा, स्टेट बैंक उसको अप्रूवल देते देते 8 दिन लगाएगा, 8 से 10 दिन। सही। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो मईशत का पहिया तो जाम हो जाएगा। सप्लाई शॉर्टेजेस भी होंगी, यानी जो चीजें अगर आप जिस तरह स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, अगर उसकी इंपोर्ट में इतना वक्त लगेगा, LCs में लगेगा, फिर उसके बाद कस्टम्स में लगेगा, तो बहुत जल्द हम चीजों की शॉर्टेजेस देख रहे हैं। लेकिन मुझे नजर आ रही है, वो प्रीमियम नजर आ रहा है। देखें, खाम तेल आलमी मार्केट में आधी कीमत हो गई है। वो खाम तेल जो खाम तेल बोलो खुदमरी तेल, ये जो 550 रुपए का मिल रहा है, ये इस वक्त 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन LCs नहीं खुल रही, पैसे नहीं है, टाइम पे आ नहीं रहा, तो वो जो मुनाफाखोरी हो रही है और शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप मुझे बताएं इसी तनाजुर से, इसी लेंस से देखते हुए, What exactly happened in पंजाब? क्योंकि 10 साल CM-शिप ये शहबाज शरीफ साहब के पास रही, और हम जो परसेप्शन देखते थे उनके पास एक बहुत मेजॉरिटी सपोर्ट पंजाब से मौजूद थी। लोग वहां पे तरक्याती कामों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, चीजों से,
سے اداروں سے بہت خوش تھے. تو پھر 3.5 سال میں بھی بہت تنقید ہوتی رہی بزدار صاحب پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں. واٹ ہیپنڈ آن 17 جولائی؟ یہ الیکشنز میں کلین سویپ کیسے ہوا؟ واٹ ہیپنڈ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں میں خود بھی گیا تھا لاہور کے الیکشن میں اور میں نے لوگوں سے بات بھی کی اور لوگوں سے میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا اس دفعہ ترقیاتی اخراجات کی جگہ جو ہے نا نظریہ بائک کیے. لاہور نے ووٹ نظریے کو دیا. میں نے کہا کیا نظریہ؟ تو اس نے ایک بڑی میرے ساتھ ایک ڈرائیور گھوم رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بیماری آئی اور ہمیں جو اس کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. تو کیونکہ سرکاری اسپتال ویسے تو ہمارے جیسے سندھ میں بھی آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ جی فری یہاں پہ علاج ہوتا ہے, لیکن ایک تو حالات بہت خراب ہے اور دوسرا باری لگتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو کہہ رہے ہمیں 2.5 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. تو کسی نے بتا دیا کہ یہ صحت کارڈ شناختی کارڈ کا اگر آپ دیکھیں وہاں سے ہو جائے آپ کا. کہہ رہے وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو صحت کارڈ والے میں وہ علاج تھا. تو وہ جب ہم نے علاج اپنی پسند کی جگہ سے کرا لیا اور ہمارا اس نے کہا کہ ٹوٹل 4,000 روپے خرچ ہوا تھا اور 2.5 لاکھ کے علاج میں. تو یہ جو چیز ہے نظریہ جو ہے کہ ہر آدمی کے لیے ایکول اپرچونٹی, یہ جو سڑکوں میں دکانیں یا اسپتال ہے وہ ہر آدمی کے لیے, یہ نہیں کہ صرف جن کے پیسہ ہے وہ لے سکے. دوسری بات یہ کہ عمران خان نے جو ہے نا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کی وہ کی کہ بھائی کس طرح آپ نے ایمانداری اور کوئی کسی کے اوپر جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ترقیاتی کام بے شک اپنی جگہ ہیں بیکاز ایک ایڈمنسٹریٹو لیگسی شہباز شریف صاحب کی یہ ہے کہ پنجاب میں بہت کام ہوا اور ایگزمپلری کام, یعنی باقی صوبوں کو کہا جاتا تھا کہ دیکھیے جو کیپیسٹی وہاں پہ موجود ہے, جس طرح کی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو دکھانی چاہیے. بٹ ول ہی بی ایز سکسیسفل ایز پی ایم گیون دا شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ دے ہیو؟ اٹ از یٹ ٹو بی سین. اس وقت تو ہر گزرتا دن ایسا لگ رہا ہے کہ جلد از جلد الیکشنز اناؤنس کرنا پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اکانومی کے حق میں بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عابد سلیری صاحب اور مزمل اسلم صاحب موجود تھے. جاتے جاتے جی نیپرا کی ایک رپورٹ چلتے ہیں جس میں ایک دفعہ پھر بجلی کی قیمتیں اور نرخ بڑھنے کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے, دیا جا رہا ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. بجلی کی قیمت میں اضافے کی تلوار پھر عوام کے سر پر لٹک گئی. حکومت کی 7 روپے 91 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست. نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین نیپرا نے سوال کیا کہ بجلی کی پیداواری لاگت میں 16 گنا اضافہ ہو گیا, قیمت صارف ادا نہیں کرے گا تو کون ادا کرے گا؟ دوران سماعت ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا حکومت صارفین پر ایک ساتھ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی. حکومت بجلی ٹیرف پر 220 ارب روپے کی سبسڈی دے گی. قیمت میں اضافے سے 50% صارفین پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. چیئرمین نیپرا بولے حکومت سیاسی بنیاد پر پروٹیکٹڈ صارفین کو بچانا چاہتی ہے.